पाकिस्तान टेलीविज़न पर आजकल एक ड्रामा सीरियल चल रहा है गाज़ी अर्तुगरुल के नाम से। बेसिकली ये कोई ड्रामा या कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची दास्तान है और एक सच्चा किरदार है। ये किरदार 13वीं सदी का है। मैं आज आपको इस किरदार के बारे में बताऊंगा कि मौजूदा हालात के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जिसके साथ जोड़कर इसको दिखाया जा रहा है, और हमारी गवर्नमेंट ने ये ड्रामा दिखाने का फ़ैसला क्यों किया, और किन लोगों को इसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है, दरअसल तकलीफ़ क्यों हो रही है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दरअसल ये मामला बहुत सदियों पहले का है। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से निकलने वाले बहुत से मंगों ने हमले किए, मुसलमानों पर, यूरोपियन पर हमले करते करते ये चीन तक पहुंच गए थे। उन्होंने बेशुमार मुल्कों को फतह किया था, बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी, बहुत ज़्यादा लूट मार की थी, और इनकी बड़ी जालिम किस्म की फ़ौज थी। इस दौर में जब उन्होंने तबाही फैलाई तो ये ख्वारिज़्म के इलाके तक पहुंच चुके थे। ख्वारिज़्म जो कि सेंट्रल एशिया का एक जनूबी एरिया है, और जब ये ख्वारिज़्म के इलाकों तक गए तो उस वक्त ख्वारिज़्म एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, उसको भी इन्होंने फतह कर लिया था। तो जब ये ख्वारिज़्म फतह हो चुका था तो वहाँ से एक कबीला कई उसका नाम था, वो अपने लोगों को लेकर इस इलाके को छोड़कर निकल पड़ा। इस कबीले के एक सरदार थे और सरदार का नाम था सलमान शाह। सलमान शाह एक मुसलमान बादशाह था और इसके 4 बेटे थे। 2 बेटे इसके अलग हो चुके थे पहले ही, और इसके तीसरे नंबर पे जो बेटा था, इसके नाम पे ये ड्रामा सीरियल आजकल चल रही है। अर्तुगरुल इसका नाम था और इसको अर्तुगरुल गाजी कहते हैं। इसका ये बेटा था, वो भी इस वक्त इसके काफ़िले में मौजूद था, और लगभग 400 से 500 ख़ानदान इस काफ़िले में मौजूद थे, जिनमें बहुत सारे लोग, औरतें और बच्चे शामिल थे। काफ़िला दरिया फ़रात के किनारे से जब दरिया फ़रात को क्रॉस कर रहा था तो बादशाह सलमान दरिया फ़रात में डूबकर जाँ बहक हो गया था। तो इसके बाद इस कबीले के लोगों ने अर्तुगरुल गाजी को कबीले का सरदार बना दिया। फिर वो अपने छोटे भाई को लेकर सफ़र करने के लिए निकल पड़ा, और सफ़र करते करते ये तुर्की के इलाकों में पहुंच गए, क्योंकि उस दौर में तुर्की एक पुरअमन इलाका था और वहाँ पर तुर्क हुक्मरान मौजूद थे, और वहाँ सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर थी। जब यनकरा के करीब पहुँचे और जंगल से निकले तो उन्होंने देखा कि सामने एक वादी में 2 फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। एक फ़ौज मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन की थी और दूसरी फ़ौज तातारियों की थी। तातारियों पर इन्हें पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो इसलिए उन्होंने हारने वाली फ़ौज यानी कि मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज का साथ देने का फ़ैसला किया। और रिवायत के मुताबिक इनके पास तकरीबन 450 के करीब लोग थे, और उनके साथ मिलकर उन्होंने एक वहशियाना किस्म का हमला किया और बहादुरी से लड़े, और अलाउद्दीन की फ़ौज को जीत के लिए काफ़ी मदद मिली। तातारियों को इस हैबतनाक हमले की ताब ना ला सकते हुए वहाँ पे दौड़ना पड़ा, और यूं सुल्तान अलाउद्दीन ये जंग जीत गए, और इन्हें अर्तुगरुल बहुत ज़्यादा पसंद आए और उनको लेकर अनकरा चले गए, और वहाँ पे जाकर उनको एक पहाड़ी इलाका दे दिया, और इसके बदले में उनको दुश्मन से लड़ने में मदद मांग ली। गाज़ी अर्तुगरुल ने उनकी इस पेशकश को मंजूर किया और वहाँ पर जम कर बैठ गए। गाज़ी अर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखा था कि उन्हें एक चाँद नज़र आया था और बहुत बड़ा एक दरख्त नज़र आया था जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई थी, और बहुत दूर तक कई ममालिक तक इसकी शाखें फैली हुई थीं। उसके रूहानी उस्ताद ने उसे बताया था कि तुम बहुत बड़ी हुक्मरानी करोगे और तुम्हारी औलाद भी हुक्मरानी करेगी। तुम इस्लाम और दीन के लिए काम करोगे क्योंकि तुम्हें इसके लिए चुन लिया गया है। और इसका ख्वाब उसी वक्त पूरा हो चुका था। जब वो इस सल्तनत में पहुंचा तो वहाँ पे 4 दरिया और 4 पहाड़ देखे, और 4 दरिया इसके सल्तनत में मौजूद थे, दरिया दजला, दरिया फ़रात, दरिया नील, और पहाड़ों में कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बलकार, जो कि इसी सल्तनत में मौजूद थे। 625 साल तक इन्होंने हुकूमत की। इसके बाद पहली जंग अजीम आई, और इसके बाद इसने इसके आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया,
اور فتح کرتا گیا اور اپنی سلطنت کو مزید بڑھاتا گیا۔ اور ایک وقت آ گیا کہ جب اس کی وفات سے پہلے یہ بہت طاقتور ہو چکا تھا، اور اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا اس کا، عثمان، اس نے اس کی جگہ سنبھالی، کیونکہ وہ بہت بڑا پکا مسلمان عادل آدمی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس نے اس قدر فتوحات کی کہ 3 براعظموں تک اس کی سلطنت پھیل گئی۔ پہلے تو اس کے والد کے کارنامے ہی بہت تھے، جن پہ آج کل یہ ڈرامہ سیریل چل رہی ہے۔ اس کے بعد عثمان جب آیا تو اس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی۔ جب 625 سال انہوں نے حکمرانی کی تو بعد میں خلافت عثمانیہ میں عیاشی آ گئی، اور ان میں غداری آنا شروع ہو گئی، اور بہت سی ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئیں جو ان کی خرابی کا باعث بنی۔ اس وقت حجاز ان کے پاس تھا۔ حجاز یعنی خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ پر ان کا مکمل طور پر کنٹرول تھا۔ آج کل تقریباً جو 40 ممالک دنیا میں موجود ہیں، ان پر براہ راست خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت حد تک یہ کمزور ہو چکے تھے، اور اس وقت ان کا سلطان جو وحید الدین تھا، اس کو جلا وطن بھی ہونا پڑا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان میں سے کچھ ملک برطانیہ کے ساتھ تھے، ان میں امریکہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور دیگر ممالک شامل تھے، اور جرمنی اور اس کے آس پاس کے علاقوں نے ترکوں کا ساتھ دیا اور ان کو خلافت بچانے کے لیے ان کی مدد کی اور کافی زور لگاتے رہے۔ 3 سال تک تو یہ خلافت عثمانیہ قائم رہی اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس کے بعد جب مالی طور پر کمزور ہو گئے تو ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا، اور یہ جنگ ہارنا شروع ہو گئے۔ ان کا ایک معاہدہ ہوا، 40 ممالک جو خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے آزاد ہو چکے تھے۔ اس کے اندر سعودی عرب، عراق، ایران، شام، مصر اور کئی دوسرے ممالک بھی شامل تھے۔ جب ترکی کے پاس حجاز کا مقدس کنٹرول تھا تو اس نے اور کنٹرول ختم ہونے کے بعد وہاں پر سعودی ریاست قائم ہو گئی۔ تو جب سعودی حکومت نے نقشے میں کوئی بھی تبدیلی کی تو ترکوں نے وہاں پر ایک ایک پتھر منگوا کر اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ان کو یہ یاد رہے کہ کبھی یہ بھی حجاز پر حکمرانی کرتے تھے، حج عمرہ کرنے والے لوگوں کی میزبانی کیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کی میزبانی کریں جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جب ایک معاہدہ دونوں فریقین کے درمیان طے ہوا تو جرمنی نے جنگ بندی کی درخواست کی، اور جو فائنل معاہدہ ہوا وہ یہ تھا، اور اس معاہدے میں ترکوں کو ایک نئی زندگی ملی، ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ اس معاہدے کے اوپر آج پوری دنیا بھوکلاہٹ کا شکار تھی۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، ان کے بہت سارے جانشین بھی ہٹا دیے گئے اور کچھ کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سارے جانشین تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے بہت سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے، ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اور طے پایا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین ختم کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ شروع میں تو وہاں عربی میں اذان دینے کی بھی پابندی لگا دی، اور ساتھ ہی خلافت پر قدم لگا دی گئی کہ خلافت کی کوئی بات نہیں کرے گا، شریعت کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا جو بڑی خوفناک پابندی تھی، اور کہا گیا کہ ترکی اپنی ملک سے معدنیات بالکل نہیں نکالیں گے، اور اپنے دنیا کے کسی علاقے میں پیٹرول نہیں، اور اپنے ملک کے کسی بھی علاقے سے پیٹرول نہیں نکالے گا بلکہ پوری دنیا سے پیٹرول خریدے گا۔ ترکی میں چونکہ تیل کے بہت سارے ذخائر موجود ہیں لیکن وہ ان کو نکال نہیں سکتا، ان کو ڈرل نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس باسفورس ہے، ان کے پاس ایک سمندر ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے جو استنبول کے ساتھ ہے، وہاں سمندر کا ایک کنارہ ہے۔ اب اس بندرگاہ کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا ہے، اور وہاں سے گزرنے والے تمام جہاز ترکی کرایہ نہیں لے سکتا، حالانکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے جتنی نہر سوئز کی ہے، اور یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ تجارت کی عالمی دنیا کا ایک معاہدہ تھا، اس کی مدت 100 سال تھی۔ یہ معاہدہ 1923 میں ہوا تھا، اور جو کہ
2023 में तुर्की इस मुआहदे से आज़ाद हो जाएगा। एक आज़ाद तुर्की क्या करना चाहता है, आज सबसे बड़ा सवाल है। तैयब एर्दोगान वहाँ पे मौजूद है, और जब तुर्की दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं, तुर्क क्या चाहते हैं, इनसे कौन कौन खौफज़दा हैं, ये बात याद रखिएगा कि अर्तुगरुल से शुरू होने वाली कहानी इस वक्त दोहराया जा रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है। जो मुसलमान इसे देखेंगे वो दोबारा नियत करेंगे कि अपने खोए हुए मुकाम को हासिल करें। ये पहला कदम है। अब इसके पास खिलाफत पाकिस्तान में बहुत से लोग बोलेंगे, खिलाफत के खिलाफ बहुत से लोग बोलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो खुद नहीं बोल रहे और ये किसी एजेंडे के तहत बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और कुछ ऐसे ममालिक और मुस्लिम ममालिक भी जहाँ बादशाहत कायम है, ममलूकियत कायम है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा देखें और उनके किरदारों के बारे में जानें। इस ख्वाहिश को पालें कि दोबारा मुसलमान इकट्ठे हों। याद रहे कि जब तो खिलाफत ख़त्म हो रही थी तो दुनिया में कहीं भी मुस्लिम ममालिक ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें अपने अपने इलाकों में बादशाहत मिल रही थी, लेकिन सिर्फ बरसगीर से आवाज़ उठाई गई और वहाँ से लोगों को भेजा गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इस वक्त पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, मगर फिर भी उस वक्त मुसलमान यहाँ से गए और खिलाफत के लिए लड़ते रहे, जिनकी कब्रें आज भी तुर्की में मौजूद हैं। यही वजह है कि तुर्की पूरी दुनिया के मुसलमानों की निस्बत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि हमारी कब्रें वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हमने बचाने की कोशिश की थी, सल्तनत उस्मानिया के लिए आवाज़ उठाई थी। अब 100 साल पूरे होने के बाद तुर्की अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश को नाकाम करने के लिए दुनिया कैसे जोर लगाएगी, अमेरिका और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें इसको कैसे रोकने की कोशिश करेंगी। हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि कोरोना वायरस का आना किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।